HSE हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। हेल्थ एक कंसेप्ट है, सेफ्टी दूसरा कंसेप्ट है, इन्वायरमेंट तीसरा कंसेप्ट है। मतलब ये तीन अलग अलग कंसेप्ट हैं, बट ये तीनों जो कंसेप्ट्स हैं ये तीनों के तीनों आपस में लिंक्ड हैं। एक के ऊपर भी अगर हम कोई इफ़ेक्ट डालेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, अल्टरनेटिवली उसका इफ़ेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ेगा। सिंपल सी एग्जांपल, हेल्थ मीन ह्यूमंस। हेल्थ है कि ह्यूमन की जो सेहत है, हम क्या करते हैं एक पर्सन को हम वहाँ पे ऐसा करते हैं कि उसे डिजीज़ या बैक्टीरिया या इस चीज़ से अफेक्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा उससे? क्या इन्वायरमेंट सेफ रह पाएगा? क्या हमारी जो वर्क प्लेस की सेफ्टी है वो सेफ रह पाएगी? अब ह्यूमन तब ही सही से काम करता है जब वो बिल्कुल हेल्दी होता है, सेहतमंद होगा, तब जो काम करेगा वो भी इफ़ेक्टिव होगा और साथ ही जो इन्वायरमेंट होगा वो भी उससे सेफ रहेगा। एग्जांपल ले लें, एक पर्सन है जो कि ड्रग्स को यूज़ कर रहा है। जब वो ड्रग्स को यूज़ करता है, क्या उसे इन्वायरमेंट की कोई परवाह होती है? अब वो इन्वायरमेंट को क्या कर रहा होता है गंदगी वगैरह फैला रहा होता है, वो वहाँ पे उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है, चीज़ें जो हैं वो कोई भी प्रॉपर अपनी जगह पे रखता नहीं है। साथ ही दूसरी चीज़ क्या करता है, सेफ्टी। अब उस पर्सन के पास से दूसरा बंदा भी गुजरते हुए डर रहा होता है कि वो उसे इंजर्ड कर देगा, अफेक्ट कर देगा। अब इसी की जगह हम दूसरी बात कर लेते हैं सेफ्टी को। हम सेफ्टी को फॉलो नहीं करते। सेफ्टी का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे जो ख़तरात मौजूद हैं उनको कम नहीं कर रहे, सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहे। एक पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, एक बंदा है, जून जुलाई का मंथ चल रहा है, अब उसके पास वहाँ पे छत के लिए कोई चीज़ नहीं है, अब वो बिल्कुल भाई धूप के अंदर रहेगा, तो क्या उस धूप के अंदर वो सेफ और सिक्योर रह पाएगा? हेल्दी रह सकता है? नहीं रह सकता। अब जब वो साथ ही दूसरी चीज़, अगर हम क्या कर रहे हैं कि सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहे, मतलब चीज़ों को सेफ और सिक्योर नहीं कर रहे। सेफ और सिक्योर का मतलब हम इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से नहीं बचा रहे। सेफ्टी यही है ना कि हम इन्वायरमेंट के अंदर कोई पोल्यूटेड फैक्टर जो है वो रिलीज़ ना करें। अगर हम सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहे, इसका मतलब क्या है कि हम इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन रिलीज़ कर रहे हैं। हम वर्कर्स की जो सेफ्टी है उसका ख्याल नहीं रख रहे, उनकी जो हेल्थ को इश्यूज़ बन रहे हैं। अब उसी वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंट भी पोल्यूशन का बायस बनेगा और जो ह्यूमन हेल्थ है वो भी अफेक्ट होती जाएगी। तीसरी चीज़ आगे इन्वायरमेंट। अगर हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है, हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम जंगलात बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं। अब क्या होगा कि आपके पास जो नेचुरल एयर है वो अवेलेबल नहीं होगी, नेचुरल ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, आपको वहाँ पे कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे बहुत हाई लेवल पे जाता जाएगा। और जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज़ कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है और साथ ही सेफ्टी को भी अफेक्ट कर रही है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनको कहा जाता है कि ये तीनों आपस में क्या हैं, इंटरकनेक्टेड है। ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर हम एक को भी सेफ और एक के ऊपर भी हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, उसके लिए कोई मेजरमेंट्स लेते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट दूसरी दोनों के ऊपर भी हमें नज़र आएगा। अगर उसके ऊपर हम नेगेटिवली वहाँ पे असरअंदाज हो रहे हैं, हम नेगेटिवली, जैसे आपने देखा है कि गाड़ियाँ पहले जो थी आपके सामने, तो गाड़ियों के अंदर से बिल्कुल काला धुआं निकल रहा होता था। अब उसकी वजह से क्या हो रहा था कि माहौल जो था बहुत पोल्यूटेड होता जा रहा था। दूसरी चीज़, कचरा आप क्या कर रहे थे, फेंक लेते थे जगह जगह। अब उसकी वजह से मलेरिया, डेंगू, उसके बाद डिफरेंट जो डिजीज़ थी वो फैलना स्टार्ट हो गई थी। इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड हो रहा है, डिजीज़ भी फैल रही हैं, और जो ह्यूमन जहाँ पे रह रहे हैं वो भी सेफली नहीं रह पा रहे, अब वो हो रही है। अब हमने क्या किया कि हमने जो आपके इन्वायरमेंटल जो फ्रेंडली व्हीकल्स थी वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू की। हमने जो इंजन्स हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन की है। अब वो क्या कर रहे हैं कि जितना भी कार्बन है उसको फ़िल्टर करके जो स्मोक रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि इतना हवा को, एटमॉस्फेयर को अफेक्ट नहीं कर रहा। पहले आपने देखा था इंडस्ट्रीज़ जो चल रही थी उनको एनर्जी की ज़रूरत थी और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती थी कोयले के ज़रिए। अब वो कोयला क्या करता था, हीट भी रिलीज़ कर रहा था, कार्बन भी रिलीज़ कर रहा था। अब वो दोनों चीज़ें जब इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो रही थी तो वो क्या कर रही थी, एटमॉस्फेयर को बैडली पोल्यूटेड भी कर रही थी और उसको अफेक्ट भी कर रही थी, और उसकी वजह से इन्वायरमेंट के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ भी क्या हो रही थी, अफेक्ट हो रही थी। अब आपको पता है कि स्मोक से रेलिवेंट डिफरेंट रेगुलेशंस बन गई हैं। अब जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री कोई लगी हुई है, अगर वो इस तरह का काला धुआं वहाँ से रिलीज़ कर रही है तो उसे सील कर दिया जाता है, उसे काम नहीं करने दिया जाता। अब उन्हें कहा जाता है कि आप क्या करें, फ़िल्टर यूज़ करें, आप स्मोक फ़िल्टर यूज़ करें, आप वहाँ पे जो एनर्जी है उसका जो सोर्स है उसको चेंज करें।
पहले हम सारी जो एनर्जी थी कोयले से प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप देखते हैं कि बिजली पानी से भी बन रही है, बिजली हवा से भी बन रही है, बिजली सूरज की रोशनी से भी बन रही है, साथ ही जो एनर्जी है गैस है वो आपकी बायोफ्यूल्स वगैरह से भी बन रही है। अब वहाँ पे बायोफ्यूल जो है उसके अंदर जो वेस्ट है वो भी मैनेज हो रहा है और साथ आपको एक जो एनर्जी का सोर्स है वो भी मिल रहा है। और जो गैस है वो गैस इन्वायरमेंट को अफेक्ट भी इतना नहीं करती क्योंकि उसके अंदर से कार्बन रिलीज़ नहीं हो रहा होता इतना, और वो इन्वायरमेंट को इतने बुरे लेवल पे नहीं अफेक्ट करती जितना कि आप लकड़ी वगैरह जलाते हैं उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है गैस की वजह से वो नहीं हो रहा होता। अब अगर हम यही काम ना करते, अब आप जैसे ही किसी भी शहर को देखते हैं तो शहर के अंदर आपको वहाँ पे बड़े लेवल के ऊपर फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, प्लाजाज और सड़कें ही नज़र आती हैं। वहाँ पे आपको जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो दरख्त है वो कम से कम नज़र आ रहे होते हैं। अगर ये चीज़ें इफ़ेक्टिव ना होती तो क्या इन शहरों के अंदर लोग आसानी से रह पाते? अब शहरों के अंदर लोग मूव करते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, हॉस्पिटल अवेलेबल्स हैं, रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे हमारे लिए जॉब्स के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम वहाँ पे जाएंगे। तो यही चीज़ हुई थी 1940s के अंदर और 1950s, 1960s, 1970s के अंदर। 1840 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, 1600 के अंदर यूके के अंदर आया, फिर जो 19वीं सेंचुरी के अंदर अमेरिका के अंदर भी आया, और अमेरिका के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसने पूरी दुनिया के अंदर फैलना शुरू कर दिया। वो कैसे? 1940-50 की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1914 के अंदर भी वर्ल्ड वार 1 हुई है और 1939 के अंदर वर्ल्ड वार 2 हुई है। 1914 वाली 1918 के अंदर एंड हुई है और 1939 वाली 1945 के अंदर एंड हुई है। अब दोनों के अंदर एक पावर आपको नज़र आई थी जो कि अमेरिका थी। अमेरिका दोनों के अंदर क्या था? वॉर विनर था, उसने ही आके वॉर को एंड किया था और वो जीता था। अब जो जीतता है तो फिर दुनिया के अंदर उसी का रोल होता है, क्योंकि दोनों वर्ल्ड वॉर थी, पूरी दुनिया उसके अंदर ऑलमोस्ट शामिल थी, ये साउथ एशिया के अलावा। एशिया उसके अंदर शामिल नहीं था, बाकी सारे थे, क्योंकि आज तक आप जितनी भी जंगें देखेंगे उसके अंदर जो सब कंटिनेंट है उसका आपको रोल नहीं नज़र आएगा। उसके अंदर आपको जो चाइना है वो बहुत छोटे पैमाने पे नज़र आ रहा होता है, और अफ़गानिस्तान भी आपको इतना नज़र नहीं आता, और साथ जो बांग्लादेश हो गया और ये जो कंट्रीज़ है ये उसके अंदर नहीं नज़र आ रही। जो कंट्रीज़ हमें मेन नज़र आती हैं वो कौन सी हैं? मिडल ईस्ट है, और साथ ही हमारा ईस्टर्न पूरा यूरोप नज़र आता है, और साथ अमेरिका हमें नज़र आ रहा होता है, ईस्टर्न वेस्टर्न ब्लॉक, और ऊपर से रशिया हमें नज़र आता है जो कि इन वॉर्स के अंदर शामिल थे। तो अब इन वॉर्स के अंदर जब वर्ल्ड वार 2 हुई है तो वर्ल्ड वार 2 के अंदर दो पावर्स निकली थी। एक रशिया वहाँ पे जिसे आप USSR सोवियत यूनियन का नाम देते थे, जिसके अंदर पूरी ये कार्स कंट्रीज जो काज़ाकिस्तान वगैरह ये सारे थे, यूक्रेन वगैरह था, उसके बाद रशिया हो गया, ये पूरा ये USSR था, सोवियत यूनियन थी। दूसरी साइड पे अमेरिका था। ये दो पावर जो थी मेन थी जो कि वहाँ पे वर्ल्ड वार 2 के अंदर वहाँ पे आपको नज़र आई थी। ये दोनों कैसे? एक साइड पे जब जर्मनी से हिटलर को डिफीट किया था USSR ने, रशिया ने डिफीट किया, तो वहाँ से ये पावरफुल हो गया कि यहाँ से ये आगे आ गया, और दूसरी साइड से जापान के ऊपर अमेरिका ने वहाँ पे एटम बम गिरा दिया, उसने वहाँ पे हिटलर से भी जान छुड़वा ली और साथ जापान से भी वो जीत गया। दूसरी साइड से वो वहाँ पे नज़र आ गया। 1945 से 1990 तक ये दोनों आपको नज़र आता है कि ये दो वर्ल्ड पावर्स थी। तो 1945 के अंदर जब अमेरिका आया तो अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बड़े पैमाने पे था, और अमेरिका के अंदर जो सिस्टम था वो डेमोक्रेसी का था, जमहूरियत का था, जबकि जो रशिया था उसके अंदर कम्युनिस्ट सिस्टम था कि वहाँ पे एक ही बंदा होगा जो रूल करेगा, सारों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा ये वो। जबकि जमहूरियत के अंदर था कि जो मेजॉरिटी फैसला देगी वही चीज़ होगी, मेजॉरिटी की तरफ था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ कि अब इंडस्ट्रीज़ बड़े पैमाने पे बनना शुरू होगी। अब वर्ल्ड वार होती है, जब वार होती है तो वार के अंदर डिस्ट्रक्शन बहुत बड़े पैमाने पे होती है। डिस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। रिकंस्ट्रक्शन हुई है तो अमेरिका वहाँ पे प्रोमिनेंट था, तो उसने वहाँ पे क्या किया? पैसा लगाना शुरू किया। और अमेरिका ने क्या कहा था कि पहले मैंने आपको बताया कि अमेरिका डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है। डेमोक्रेसी के अंदर कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया जाता है। कैपिटलिज्म मीन सरमाया लगाए और सरमायादारी को वहाँ पे सपोर्ट किया जाता है कि पैसा लगा के आप जो जितना कमा सकते वो इतना कमाता जाए, ताकि वहाँ पे आपके जो लोग हैं वो खुश रहें, उनको फ्रीडम दी जाए। ठीक है, तो अब इसके अंदर जब ये चीज़ हुई है, कैपिटलिस्ट सिस्टम आ रहा है, वहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, प्राइवेटाइजेशन आ रही है, तो प्राइवेटाइजेशन जब चीज़ें आई हैं
इन चीज़ों ने जहाँ पे इतने बड़े लेवल पे वहाँ पे रैपिडली पैसा लगा और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता गया, वहाँ पे जब तरक्की हो रही थी, तरक्की के साथ वहाँ पे बीमारियाँ भी फैलना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। क्यों? अब वहाँ पे जिस बंदे के पास पहले पैसा मौजूद था वो पैसे को डबल ट्रिपल करता जा रहा था, और जिसके पास पैसा नहीं था उसके पास पैसा और काम होता जा रहा था, उसे जस्ट एक लेबर के तौर पे जाना जा रहा था। तो अब जब उनके पास पैसा नहीं है तो वो अपने आप को सेफ और सिक्योर भी नहीं रख कर सकते, अब उन्हें वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा। तो अब उन्हें क्या कर रहे थे, पैसे वाले जो थे तो वो उनकी वहाँ पे ख्याल भी इतना नहीं रख रहे थे, वो जस्ट कोशिश कर रहे थे उनके पास लेबर ज़्यादा से ज़्यादा हो और वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा बढ़ा सके। तो 1950s के अंदर और 1960s के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो एक पीक लेवल पे पहुंच गया था। तो 1950s और 60s के अंदर ही फेमिनिस्ट मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो गई थी। जब फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई हैं तो साथ अमेरिका के अंदर ब्लैक मूवमेंट भी स्टार्ट हुई हैं। ब्लैक्स जो थे तो उन्होंने अपने राइट्स के लिए वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट की कि उन्हें भी क्या किया जाए, वोटिंग का राइट दिया जाए, और साथ ही उन्हें क्या किया जाए, सोसाइटी के अंदर उन्हें वहाँ पे काम करने की इजाज़त दी जाए, उन्हें वहाँ पे प्रॉपर्टी रखने की वहाँ पे परमिशन दी जाए, उन्हें स्कूल्स में जाने की परमिशन दी जाए, उन्हें वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने की परमिशन दी जाए। इनमें से कोई चीज़ अमेरिका के अंदर जो ब्लैक पीपल थे उनको अवेलेबल नहीं थी, जिनको रेड इंडियंस भी कहा जाता है। अमेरिका के अंदर जो ब्लैक्स हैं उन्हें आज भी रेड इंडियन का नाम दिया जाता है। अब उनके पास कोई राइट्स अवेलेबल नहीं थे, तो अब उन्होंने क्या किया 1950s के अंदर, जब उन्होंने देखा इतना रेवोल्यूशन आ रहा है, चेंजिंग्स आ रही है, फेमिनिस्ट वुमेन्स ने भी अपने राइट्स के लिए वहाँ पे बोलना स्टार्ट किया, इन्होंने भी अपने राइट्स के लिए बोलना स्टार्ट किया। तो ये दोनों क्या कर रहे थे वहाँ पे, इन दोनों ने मिल के भी तो अपनी जो स्ट्रगल थी उनको आगे किया। अब क्यों कि जब भी आप कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, उसके अंदर आपकी जो नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर नंबर ऑफ़ पीपल आपके पास कम है तो जो आपके पास स्टेट, जो आपके पास रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ होती हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल जब इंक्रीज़ कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उस वक्त ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं इनके पास वहाँ पे क्या हो जाता है कि पावर कम रह जाती है। अब इन्हें आपकी बात सुननी पड़ती है। तो फिर इन दोनों ने क्या किया कि पावर के लिए इन्होंने मिल के काम किया। फेमिनिस्ट वुमेन्स ने सपोर्ट किया ब्लैक्स को, ब्लैक्स ने सपोर्ट किया वुमेन्स राइट्स को। तो अब इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया। तो 1970s के अंदर अमेरिका के अंदर एक एक्ट पास हुआ जिसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का नाम लिया गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ओश का नाम लिया गया, और उसी के अंडर एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे ओशा का नाम दिया जाता है। अब उसका काम भी क्या था कि जो लेबर्स हैं, लेबर्स को एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उन्हें इक्वल पे प्रोवाइड करना, और उन्हें वहाँ पे तमाम वो रिसोर्स प्रोवाइड करना जिनके ज़रिए वो सेफली और सिक्योरली वहाँ पे सोसाइटी के अंदर काम कर सकें। और साथ ही 1974 के अंदर लेबर राइट्स के नाम से भी एक एक्ट पास हुआ जिसके अंदर उन्हें वोटिंग राइट भी मिल गया। अब उनके पास ये राइट था कि वो क्या कर सकते हैं, असेंबली के अंदर भी आ सकते हैं। पहले वहाँ पे जस्ट वाइट की ही डोमिनेंस थी कि जो वाइट है तो वही है, क्योंकि अमेरिका की आज भी जो पॉलिसी है वो कहते हैं कि जो वाइट है उन्हें डिवाइन ब्लेसिंग है, मतलब कुदरत की तरफ से ये पावर दी गई है कि आप क्या कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर रूल करेंगे। ये जो ब्लैक हैं या ये जो बाकी है तो ये इग्नोरेंट पीपल हैं, जाहिल लोग हैं। आपने इन लोगों को टीच करना है, आप लोगों ने इनको सिखाना है, आप लोगों ने इनको लेके चलना है। वाइट का आज भी ये कंसेप्ट चल रहा है। जब वो सब कंटिनेंट के अंदर आए थे उन्होंने आके यहाँ पे भी यही बोला था, हम लोग आपको पढ़ाने आए हैं, हम लोग आपको सिखाने आए हैं कि हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी। आप लोगों को सोसाइटी के अंदर रहने का तरीका नहीं आता, आप लोगों को ये नहीं पता खाना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है। जैसे आज आप देखते हैं आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, आप टाई पहन के जा रहे हैं, पेंट कोट पहन के जा रहे हैं, जो कि वेस्टर्न जो है उनका ये तर्ज अमल है, जबकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे पूरे सब कंटिनेंट के अंदर जॉब वाला सीन ही नहीं था, आपने नौकरी भी करनी है। जो नौकर होते थे तो उन्हें बहुत वहाँ पे कमतर लेवल दिया जा रहा था। वो आए तो उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें, पढ़ लिख के नौकर बने। आप पढ़ लिख के तो क्या करें, जॉब्स करें, ताकि आपको वहाँ पे क्या करें, एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिले, आपकी कंटिन्यूसली एक सैलरी आती जाए और काम करते जाएं। बिज़नेस के अंदर कुछ भी नहीं है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने रिसोर्सेज को भी लेके जाना शुरू किया। अब ये तमाम जो चीज़ें थी जहाँ पे उनकी जो पावर है उसको शो कर रही थी, उसी के मुतबादल, उसी के अपोजिट लेवल पे दूसरी साइड पे जो माइनॉरिटी थी या दूसरे लोग थे जिनको कह रहे थे वो कि आपके पास जो है वो नॉलेज कम है, आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, उनके जुल्म का शिकार हो रहे थे और उन्हें क्या करना पड़ रहा था,
इनके डिसीजंस की वजह से हेल्थ एंड जो सेफ्टी इश्यूज़ हैं उनका सामना करना पड़ रहा था, डिफरेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा था और बाकी भी इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर इसी तरह क्या हुआ कि एक जो 1970s के अंदर 20वीं सेंचुरी के अंदर ही लेट 20th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेके आया, अर्बनाइजेशन सिटी लाइफ को लेके आया और इंडस्ट्रियल जो प्रोलिफरेशन थी उसको लेके आया। और जब ये चीज़ें वहाँ पे आई हैं तो इनके साथ बहुत सारे ख़तरात भी आए हैं। तो ओवर द टाइम इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो असरात थे, वो नुमाया होना स्टार्ट हो गया और सोसाइटी के अंदर वहाँ पे वो हमें देखने को मिलने लगे। और ये चीज़ें जब हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रही थी तो अब इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा था कि वहाँ पे 2-20 तो अब इनकी वजह से हमें इश्यूज़ वगैरह का सामना करना पड़ रहा था। फिर इसी के अंडर वहाँ पे एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO भी बनी थी, जिसने क्या किया था कि जो लेबर राइट्स हैं, जिसका मैंने आपको बताया 1950s के बाद उनके जो राइट्स हैं उनको प्रमोट करना, उनको वहाँ पे डिफेंड करना और उनके लिए प्रोटेस्ट वगैरह करना और उनको असम्बली के अंदर पहुँचाना, ये तमाम चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो इसके अंदर अब वहाँ पर जो ओश एक्ट पास हुआ, इस एक्ट के अंडर वहाँ पर क्या किया गया कि वहाँ पर हेल्थ सेफ्टी और इन्वायरमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे डिफरेंट रेगुलेशंस वगैरह बनाए गए। तो अब हमारे पास जो हेल्थ सेफ्टी आ जाता है तो इसके 5 से 6 कोर कंपोनेंट्स हैं। कोर कंपोनेंट्स का मतलब वो कंपोनेंट जो किसी भी चीज़ की बेस बनते हैं, वो उसे पूरा वहाँ पे लेके चल रहे होते हैं। जैसे हम ये घर खड़ा करते हैं ना, कोई भी हम 4 उसके कोने बना रहे होते हैं मेन, कि ये इसकी क्या है, बेस है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, फर्दर इसको खड़ा करना है। जैसे पिलर्स हैं, अब किसी के 4 होते हैं, किसी के 6 होते हैं, जितना बड़ा बनाएंगे उतने ज़्यादा उसके बड़े होते जाएंगे। अब ये जो हमारे पास है HSC जो है, इसकी जो बेस है, इसके जो कोर कंपोनेंट्स हैं, वो सबसे पहले आ जाता है ओश आ जाता है। ओश जो है वो हमारे पास क्या है, ऑक्यूपेशन हेल्थ और सेफ्टी है। अब इसका जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है कि वर्क प्लेस के ऊपर जो ख़तरात मौजूद हैं उनको मालूम करना और वर्कर को एक सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। सबसे पहले कि वर्कर्स को क्या किया जाए, सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, कि सेफ जगह दी जाए, वहाँ पे हैजर्ड फ्री इन्वायरमेंट दिया जाए। सेकंड, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम बेशक जितना वर्क प्लेस को मैनेज करने की कोशिश करें तो वो जो इन्वायरमेंट होगा वो वहाँ पे उसके ऊपर असरअंदाज होगा, पोल्यूशन असरअंदाज होगी, इश्यूज़ वगैरह बनेंगे। इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन होता है तो HSC फ्रेमवर्क के अंदर ये वो जो स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके ज़रिए जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट के, नेचुरल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिवेल्प किया जाता है। मीन नेचुरल जो कंडीशंस हैं इन्वायरमेंट के उनको डिवेल्प किया जाए, इकोसिस्टम को वापस नेचुरल किया जाए, ग्रीनरी लाई जाए, ये तमाम एफर्ट्स वगैरह की जाए, पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाए और नेचुरल रिसोर्सेज को भी मैनेज किया जाए, वेस्ट को भी मैनेज किया जाए। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आ जाता है जो कि हेल्थ और सेफ्टी इन्वायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मीन हेल्थ का जो पहला कंपोनेंट हमने देखा हैजर्ड थे, हैजर्ड को रिमूव करना, और फिर इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को देखा है, और फिर हमारी जो सेफ्टी है उसको मैनेज करने के लिए हमारा प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट आ जाता है। सेफ्टी को मैनेज करने के लिए प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, वर्क प्लेस पे मौजूद जितने हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी असेसमेंट की जाती है किस लेवल का वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, और फिर उनको वहाँ पे मिटिगेट किया जाता है, मतलब उनके लिए कोई सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया जाता है और उसको वहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है। और इसके ज़रिए जो केमिकल रिलीज़ हैं या एक्सप्लोजन्स हैं या आग लग रही है या कोई और हैजर्ड्स हैं उनको एटमॉस्फेयर के अंदर होने से रोका जाता है, उनको उनकी प्रिवेंशन करी जाती है। उसके बाद चौथा इसका जो स्टेज आ जाता है या स्टेप आ जाता है वो आ जाता है रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। रिस्क असेसमेंट भी क्या है कि ये हमारे पास एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर हम वर्क प्लेस पे जो हैजर्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनकी असेसमेंट करते हैं कि मतलब कितने चांसेस है कि हमारे वर्क प्लेस पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और फिर उसको भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1970s के अंदर रेगुलेशन पास हुई है, 1974 के अंदर पास हुई है, फिर 1996 के अंदर हुई है, 1982 के अंदर हुई है, 2010 है, 2002 है। अब ये डिफरेंट रेगुलेशंस पास हुई हैं। ये क्या है कि गवर्नमेंट लेवल पे वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से क्या होते हैं, एक्ट्स पास होते हैं, वहाँ पे लॉ बन रहा होता है जो कि सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट होता है। जैसे आज आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, किसी जगह पे आपको रोक दिया जाता है, आप पूछते हैं कि तुम मुझे किस हैसियत से रोक रहे हो, कौन सा लॉ तुम्हें कहता है कि तुम इसे रोक सकते हो। अगर वो लॉ नहीं है वो आपको रोक नहीं सकता। इसी तरह ये जो लॉज हैं तो ये भी वर्क प्लेस के लिए बने हुए हैं, तो ये भी उसके लिए क्या होते हैं,
इंपॉर्टेंट गाइडलाइन होते हैं कि हाउ टू वर्क इन द सोसाइटी, हाउ टू वर्क इन द इंडस्ट्री। उसके बाद इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अगर हम हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम रिस्क को मैनेज तो करते हैं, बट फिर भी चांसेस होते हैं कि कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकते हैं। उसके लिए फिर फर्दर हमारा होता है कि हम कौन से मेजरमेंट्स कर लेते हैं और कौन से स्टेप्स हैं ऐसे यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि उस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर डील कर सकते हैं। जैसे अब ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसके अंदर हमने क्या किया कि वायरिंग अंडरग्राउंड कर दी है, उसके बाद तमाम बोर्ड्स अच्छे से फिक्स कर दिया है, तमाम चीज़ें कर दी हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, बिल्डिंग के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स रख रहे होते हैं, इमरजेंसी रूट्स रख रहे होते हैं, लिफ्ट्स वगैरह लगा रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं ताकि वहाँ पे क्या किया जा सके, उस जगह पे अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकें कि वापस हम बिहेव अच्छे से कर सकें और उसको रोक सकें। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए कि हम किस तरह बिहेव करेंगे अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कोर कंपोनेंट है जो कि हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है। मीन सबसे पहले कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी आ गई है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आ गई है, उसके बाद हमारा रिस्क असेसमेंट है, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट है, उसके बाद हमारा लीगल रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज हैं और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है ये, और उसके बाद हमारी क्या आ जाती है, ट्रेनिंग एजुकेशन आ जाती है। क्योंकि जब भी आपने कोई प्रोसेस लेके चल रहा होता है तो उसकी इफेक्टिवनेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जो मेन पावर अवेलेबल है तो वो क्या करे कि सही से काम करे, और उसके सही से काम करने के लिए उसके पास नॉलेज भी होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। और ये 7 जो इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट्स हैं जो कि मिल के क्या कर रहे होते हैं, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट की डेवलपमेंट करते हैं और उसकी वहाँ पर आप ओवरऑल बेस बनते हैं और उसको लेके चल रहे होते हैं। अगर इसके अंदर एक कंपोनेंट भी हम स्किप कर लेते हैं तो वो इसको क्या कर देगा, लंगड़ा कर देगा, मीन अब वो इसको सही से रन नहीं होने देगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, जैसे ही हमने ऊपर जितने भी स्टेप्स देखे हैं, ट्रेनिंग देखी है, बाकी चीज़ें देखी हैं, उनके अंदर हम साथ ये भी देख रहे थे कि इनके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्कर्स को हेल्थ उनकी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज मतलब लीगल वैल्यूज़ का भी ख्याल रख रहे हैं कि हमें कोई लीगल कंप्लेंसेस का सामना ना करना पड़े, और रिस्क को भी मैनेज कर रहे हैं, हैजर्ड्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसके ज़रिए क्या होता है, ये जो HSC है इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी को इन्हांस करते हैं। जब आप वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हैजर्ड्स को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक सेफ और सिक्योर वर्क प्लेस वहाँ पे क्रिएट हो रही होती है, मतलब आपकी वर्क प्लेस पे सेफ्टी इन्हांस हो रही है। उसके बाद जो आपके वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है, मतलब वो ज़्यादा हेल्दी और विदाउट एनी इंजरी या लेस इंजरीज के साथ वहाँ पे काम करेंगे। रेगुलेटरी कंप्लायंस, अब आप अपने जो कंपनी है, जो आपकी इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनसे भी आप बचेंगे। जब आप HSC को फॉलो कर रहे हैं मतलब आपने लीगल वैल्यूज़ को फॉलो करना है, अब आपको वहाँ पर किसी इन्वेस्टिगेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी लीगल कॉन्सिक्वेंस फाइन वगैरह आपको नहीं होंगे। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्शन भी हाई होगी। प्रोडक्शन कैसे हाई होगी, जब आपको पता है कि आपके वर्कर्स सेफ और सिक्योर हैं, कोई इंसिडेंट है एक्सीडेंट नहीं हो रहा, अब वर्क भी कंटिन्यूसली चलता जाएगा। जब एक कंटिन्यूस वर्क होता है उसके अंदर फिर क्या होता है कि वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो भी ज़्यादा होती है। उसकी जगह कि फॉर एग्जांपल हमारी ये 8 घंटे की हमारी ड्यूटी है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 5 ब्रेक ले लेते हैं, 5 बार हमें इश्यूज़ आ जाता है, मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, 5 बार वो बंद हो गई है। अब उसी की जगह अगर 8 घंटे ये मशीनरी कंटिन्यूसली चल रही हो तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिवली प्रोडक्शन दे सकते हैं। तो अगर 5 बार मशीन बंद हो रही है इसका मतलब क्या है कि हमारा उसके अंदर टाइम भी वेस्ट होगा और प्रोडक्शन भी कम होगी। तो जब सेफ्टी होगी, सेफ्टी को इन्हांस करते हैं, उसके ज़रिए प्रोडक्शन भी हाई होती है, इन्वायरमेंट सस्टेन करता है, पोल्यूशन कम होती है, इन्वायरमेंटल जो हैजर्ड्स हैं वो भी कंट्रोल हो रहे होते हैं, इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारी जो कॉस्ट है वो कम होती है। कॉस्ट कैसे कम होती है, जब हमारी सेफ्टी हम इंश्योर कर रहे हैं तो अब सेफ्टी क्या कर रही है, आपको सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है, मीन इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स नहीं है। जब इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स नहीं है, ना आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होनी है, ना आपकी जो आपके टूल्स हैं वो डैमेज होने हैं, या ना आपको इंजरी होनी है, ना इन्वेस्टिगेशन का सामना करना है, ना ही आपको फाइन्स वगैरह होने। ये चीज़ें जब होनी ही नहीं है तो उसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो भी सेव होगी। उसके बाद आपकी जब सेफ़ और एक कंपनी अच्छे से काम करती है, आपको पता है कि इस कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं सेफ़ और सिक्योर हैं, अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उसकी वजह से उस कंपनी का एक नाम भी बन रहा होता है। लेकिन इसी के अंदर जब हम ये इतनी इसकी वजह से हमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं तो इसके अंदर ही हमें कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। उसके अंदर सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जहाँ पे आती है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जहाँ पे आपके लिए फ़ायदा लेके आती है, नुकसान भी है।
फ़ायदा कैसे है, जब आप उसके बारे में अवेयर हैं हाउ टू यूज़ दैट वन, कि आपको पता है कि आपने उसका यूज़ कैसे करना है। बट अगर आपको उसके बाद यूज़ करने का तरीका नहीं आता या आपने उसको इम्प्लीमेंट करना उसके नहीं पता, तो उसकी वजह से अब क्या होगा कि आपकी जो कंपनी है उसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, उसे खतरा का सामना करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ये जब इवॉल्व हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इसके अंदर जो रिस्क है ऑटोमेशन का वो भी इंक्रीज़ करता जा रहा है, उनको कंट्रोल करना भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। फिर ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल कंट्रीज से होकर ऑपरेट कर रही है। एग्जांपल ले लें KFC की। KFC किसका ब्रांड है, अमेरिका का है। अब वो आपको पूरी दुनिया के अंदर मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर आपको उसकी ब्रांचेस नज़र आती हैं, ऑपरेट किधर से होता है, अमेरिका के अंदर से। अब वो ग्लोबलाइज्ड हो गया। अब इसी तरह आप सुजुकी को देख लें, उसके बाद आप देखते हैं टोयोटा वगैरह को देखते हैं, फिर मोबाइल ब्रांड्स को देख रहे हैं डिफरेंट। अब ये मल्टीपल हैं जो कि आपको हर कंट्री के अंदर ये आपकी जो चीज़ मिल रही है। अब ये जो चीज़ आपको एक ही मेन जो है वो अमेरिका है या दूसरी कोई कंपनी है, जापान है या डिफरेंट है, लेकिन वो आपको मल्टीपल पूरी दुनिया के अंदर जब आपको देखने को मिलता है तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन का काम मतलब उस टर्म के अंदर आ जाता है। तो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर से ये ऑपरेट हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसे क्या करना पड़ता है कि जब मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर चली जाती है तो अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो KFC को चैलेंजेस सामने करने पड़ रहे वो अमेरिका के अंदर नहीं करने पड़ रहे। अब वो उसे फिर उस कंट्री के अकॉर्डिंग चैलेंजेस भी सामने करने पड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं, जो कि अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। वो उसके लिए एक चैलेंज होता है। उसके लिए क्लाइमेट चेंज, मौसम की जो सूरत हाल है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। आपको ये नहीं पता चल रहा कि हम क्या स्टेप लें इसको कंट्रोल करने के लिए, वो भी आपके लिए एक चैलेंज है। उसके बाद मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, हम जस्ट फिज़िकल हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे थे, अब जो मेंटल हेल्थ है वो भी एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आ गई है। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ज़्यादा क्या करना पड़ रहा है, हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें प्रेशराइज्ड किया जा रहा है, उन्हें अब इंजर्ड नहीं किया जा रहा, उन्हें वहाँ पे डिफरेंट ट्रैप्स के अंदर फंसाया जा रहा है। अब वहाँ पे डिजिटल हैकिंग आ गई है, डिजिटल वहाँ पे हैरेसमेंट आ गई है, डिफरेंट इशूज़ आ गए। अब ये भी क्या हो रहा है कि जो वर्कर की सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसके अंदर एक चैलेंज बनता जा रहा है, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ और वेलबींग है। अब इसको एड्रेस करना भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अब जब आपने सेफ्टी को इंश्योर करना है तो सेफ्टी को आपने क्या करना होता है, हर स्टेज के ऊपर वहाँ पे फॉलो करना होता है। तो अब इसके अंदर जो सप्लाई चेन है कि मतलब हर स्टेप पे वहाँ पे फॉलो करवाना, हर वर्कर को सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाना इनिशियल लेवल के ऊपर अभी ये भी चैलेंज है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ भी वहाँ पे कंट्रोल होती है ट्रेनिंग के ज़रिए। रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटी और जो आपके HSC के रेगुलेशंस के अंदर रूल्स के अंदर चेंजिंग आती जा रही है, कभी कुछ रूल्स इंटरनेशनल लेवल्स पे भी चेंज होते जा रहे हैं, तो उनको बार बार चेंज करना मुश्किल होता है छोटी कंपनीज़ के लिए, और उनके अकॉर्डिंग वापस पूरा प्रोसेस चेंज करना ये भी एक चैलेंज है। और डाटा एनालिटिक्स और जो यूज़ किया जाता है डाटा एनालिटिक्स प्रेडिक्शन के लिए, अब उसके अंदर प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं होती है, उसको ओवरऑल सही से कलेक्ट नहीं किया जाता, वो भी इसके अंदर एक चैलेंज बन के सामने आता है। तो ये कुछ चैलेंजेस वगैरह भी है जो कि हमें क्या करना पड़ते हैं हेल्थ और सेफ्टी इन्वायरमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं जब भी हमने हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन वगैरह लेना होता है या कोई हमने स्ट्रेटजी वगैरह बनानी होती है। क्लियर? ये था आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 का कि हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट क्या है, इसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके अंदर हमें चैलेंजेस कौन कौन से फेस करने को मिलते हैं।